तो कहानी में क्या होता है कि जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया था, जो इवैन है, इवैन पहली बार कैटरीना से मिलता है और इस बात पे डिस्कशन होता है कि वो दोबारा भी मिलेंगे संडे के दिन। तो नेक्स्ट संडे को इवैन मिलता है कैटरीना से, फिर वो लोग डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। ऐसे करते करते वो हर संडे को मिलते हैं और करीबन 3-4 महीने बीत जाते हैं। दोनों के बीच में इंटीमेसी बढ़ जाती है और संडे की बजाय फिर वो हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऑलमोस्ट फिर वो डेली मिलना स्टार्ट कर देते हैं। अब इवैन को लाइफ में ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में लोनलीनेस है वो कम होती जा रही है और कैटरीना को भी अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। और डिस्कशन वो बहुत सारे टॉपिक्स पे करते थे, फिलॉसफी पे करते थे, लिटरेचर पे करते थे, साइंस और टेक पे करते थे, आर्ट्स पे करते थे। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे वो डिस्कशन करते थे। रीज़न भी नहीं कि क्योंकि जो इवैन था उसने बहुत कुछ पढ़ रखा था, उसको बहुत कुछ आता था, ठीक है। और जो कैटरीना थी उसको भी नॉलेज से बहुत प्यार था, वो भी हमेशा क्यूरियस रहती थी नई नई चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए। तो खुद वो भी काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करती थी, ठीक है। तो डिस्कशन उनका बहुत डीप टॉक्स पे होता था। तो विद टाइम वो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं और स्लोली स्लोली उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। वो नॉर्मल रिलेशनशिप ना रह के वो प्यार में बदल जाता है। इवैन कैटरीना को प्रपोज करता है, कैटरीना उसके प्रपोजल का रिप्लाई करती है और येस में रिप्लाई करती है। तो दोनों के बीच में अब वो एक जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप था, जो कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट हुआ था, वो एक अच्छी फ्रेंडशिप में बदलता है और अच्छी फ्रेंडशिप फिर वो एंड में जाके प्यार में बदल जाती है, क्योंकि इवैन उसको प्रपोज करता है और कैटरीना भी उसके प्रपोजल के बदले में उसको हाँ कर देती है, ठीक है। तो अब वो एक लव टाइप का रिलेशनशिप बन गया है। टाइम बीतता है, कुछ महीने और बीतते हैं, अराउंड 7-8 महीने हो गए हैं दोनों को। एक दिन क्या होता है कि दोनों बैठे होते हैं ऐसे ही कॉफ़ी शॉप पे। तो कैटरीना इवैन से पूछती है, इवैन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे अंदर क्या चीज़ पसंद आई? तुमने उससे प्यार क्यों किया? कोई वजह होगी ना, कुछ तो वजह होगी। तो इवैन कहता है कैटरीना से कि कैटरीना, जो प्यार होता है ना वो किसी वजह से नहीं किया जाता, बस हो जाता है। तो कैटरीना कहती है ठीक है, मैं मानती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन कोई तो वजह हुई, कुछ तो होगा मेरे अंदर जो तुम्हें दिखा, जिसकी वजह से तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए। इवैन फिर कुछ देर के लिए सोचता है, कैटरीना को देखता है और उसको बोलता है, मुझे तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। पहला, तुम्हारी इनोसेंस, तुम्हारे अंदर एक इनोसेंस मुझे दिखाई दी, एक प्योरिटी की फीलिंग दिखाई दी, जो सेम मुझे अपनी मदर के अंदर दिखाई देती थी, पहली चीज़। दूसरा वो कहता है तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे अंदर एनर्जी बहुत है, कॉन्फिडेंट हो और बहुत बोल्डली बात करती हो। तो कहता है ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे अंदर। अब इसके बाद इवैन कैटरीना से पूछता है कि कैटरीना तुम बताओ, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? उसका क्या रीज़न है? कैटरीना उसको देखती है, स्माइल करती है और बोलती है कि इवैन तुम डिफरेंट हो, और जो सबसे अच्छी चीज़ है तुम्हारे अंदर वो है तुम्हारी कहानी सुनाने की एबिलिटी। अब इवैन जो था ना बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था, कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाता था और वो कैटरीना को हमेशा नई नई कुछ ना कुछ कहानी सुनाता था और बहुत ही ऐसे तरीके से सुनाता था कि कैटरीना उसकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होती जाती थी और एंड तक वो उसको बांध के रखता था अपने कहानियों के जादू में, ठीक है। तो उसको बोलती है कि तुम्हारी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी है वो बहुत पावरफुल है, साथ ही साथ जो तुम्हारी इमेजिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। जब वो ये बात बोलती है कैटरीना इवैन को, तो इवैन थोड़ा ब्लश करता है। मैंने बोला था इवैन के अंदर थोड़ा शर्माने की, ब्लश करने की एबिलिटी है और शुरू से तो वो अभी भी रहती है, डिस्पाइट द फैक्ट वो लवर्स हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, बट इवैन के अंदर वो जो ब्लश करने की एबिलिटी है वो जाती नहीं है, ख़त्म नहीं होती। अब इवैन और कैटरीना दोनों में ना कुछ चीज़ें कॉमन थी। कॉमन क्या थी कि दोनों ही ऑर्डिनरी लाइफ को नहीं जीना चाहते थे। दोनों चाहते थे कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जो ऑर्डिनरी से हटके हो, कुछ तो अलग हो। ऑर्डिनरी लाइफ में वो दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं थे, दोनों को इंटरेस्ट था कुछ अलग करने का, कुछ अलग सी लाइफ जीने का, बट वो अलग सी लाइफ क्या होगी ये दोनों नहीं जानते थे। बट वो चीज़ दोनों एक्नॉलेज करते हैं कि वी डोंट वॉन्ट टू लिव अ ऑर्डिनरी लाइफ, कुछ अलग चाहिए। अलग क्या चाहिए वो अभी इन दोनों को भी नहीं मालूम है, दोनों ढूंढ रहे हैं। और क्या था कि दोनों के अंदर ही ना चीज़ों से बोर होने की टेंडेंसी थी, दोनों बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते थे और दोनों ही कहीं ना कहीं एक एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस को महसूस करते थे। तो क्योंकि कॉमनैलिटीज़ थी, बोथ वर नॉट हैप्पी विद द ऑर्डिनरी लाइफ, बोथ यूज टू फेस बोर्डम,
बोथ सेंस्ड अ सॉर्ट ऑफ लोनलीनेस इनसाइड देम। तो ये जो कॉमनैलिटीज़ थी दोनों की, उसकी वजह से भी ये दोनों पास आए थे। अब ऐसे ही करते करते करीबन 1 साल हो जाता है दोनों को रिलेशनशिप में। विद टाइम रिलेशनशिप इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाता है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, दोनों के बीच में प्यार धीरे धीरे और बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही एक दिन दोबारा बैठे होते हैं दोनों समुंदर के पास। मैंने आपको बताया था कि जो एवैन है उसको समुंदर से बहुत प्यार है। तो आज के दिन वो समुंदर के पास बैठा है और करीबन शाम के 5 या 6 बजे के आसपास का टाइम है और जो सूरज है कुछ देर के बाद डूबने वाला है। तो एवैन बोलता है उससे, दोनों कॉफ़ी पी रहे हैं, बीच पे बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। तो एवैन उससे कहता है कैटरीना से कि कैटरीना एक बात बताओ, विद टाइम ऐसा तो नहीं होगा कि हम दोनों एक दूसरे से बोर हो जाएं? क्या ऐसा होगा? 1 साल हमें हो गया है, ठीक है, अभी तो हम एक हनीमून पीरियड में है, नया नया प्यार है, तो चीज़ें दोनों को बहुत अच्छी लग रही हैं, ठीक है, क्योंकि इनिशियल फेज़ में आप एक दूसरे को एक्सप्लोर करते हो बहुत तरीके से। लेकिन वो कहता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम एक दूसरे को जान जाएंगे, हर तरीके से हम एक दूसरे को जान चुके होंगे, तो फिर उस टाइम पे हम एक दूसरे से बोर नहीं हो जाएंगे? कहीं एक दूसरे की कंपनी हमें टॉर्चर तो नहीं लगना स्टार्ट हो जाएगी? क्या होगा? ऐसा होगा कि हम एक दूसरे से बोर होंगे? एवैन पूछ रहा है कैटरीना से। अब दोनों के रिलेशनशिप में एक चीज़ भी थी कि इन्होंने डिसाइड किया था कि ये दोनों आपस में ऑनेस्ट रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ भी करेंगे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑनेस्ट रहेंगे। अगर ये एक दूसरे से बोर फील करेंगे तो उसको सच में बोलेंगे कि हाँ मैं तुमसे बोर फील कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये इनके रिलेशनशिप का बिल्कुल फाउंडेशनल वो था स्टेप कि वी विल स्टे ऑथेंटिक, वी विल बी ऑनेस्ट, वी विल नॉट लाई टू ईच अदर। तो अब इवैन पूछ रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि विद टाइम हम बोर हो जाएंगे? आज तो हमारे अंदर एक चार्म है, हम एक दूसरे की तरफ खिंच रहे हैं, क्योंकि टाइम कम हुआ, 1 साल इतना टाइम नहीं होता। वो कहता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वी विल गेट बोर्ड ऑफ ईच अदर। तब ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे की जो कंपनी हम दूसरों के लिए एक टॉर्चर बन जाएगी, एक प्रिजन बन जाएगा? क्या ऐसा होगा? इवैन पूछ रहा है कैटरीना से। अब कैटरीना इवैन को देखती है, उसकी आंखों में देखती है और बोलती है कि तुम जो एग्जैक्टली कहना चाहते हो ना इवैन, वो चीज़ साफ साफ बोलो, घुमा फिरा के मत बोलो। तो कैटरीना इवैन को रीड कर लेती थी और बहुत अच्छे से रीड करती थी। तो इवैन कहता है कि मैं मैरिज के टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ आज तुमसे। अभी तक इन्होंने मैरिज के टॉपिक पे कोई बात नहीं की थी, तो पहली बार वो मैरिज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो इवैन कहता है यार देखो कैटरीना, मुझे लगता है कि जो मैरिज है ना, मैरिज इज़ द एंड ऑफ लव। मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं जहाँ प्यार बहुत था, बट जैसे ही शादी हुई वो प्यार ख़त्म हो गया कुछ टाइम बाद। तो कहता है मैं मैरिज के बहुत फेवर में नहीं हूँ, इवैन बोलता है। अब कैटरीना उसकी बात सुनती है, उसे काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। वो कहती है कि फिर तुम क्या चाहते हो, हम कैसे रहेंगे साथ? इवैन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम ना वैसे रहें जैसे फ्रेंच फिलोसफर सार्त्रे और सिमोन डे बोवार रहते थे। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सार्त्रे और सिमोन डे बोवार के बारे, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाएँ। फ्रांस में फिलोसफर्स थे जीन पॉल सार्त्रे और सिमोन डे बोवार। तो सार्त्रे और सिमोन डे बोवार का जो रिलेशनशिप था ना, वो बहुत अलग टाइप का रिलेशनशिप था, बहुत ही यूनिक टाइप का रिलेशनशिप था। दोनों ने शादी नहीं की थी, दोनों साथ रहते थे, ऑथेंटिक थे, दोनों ऑनेस्ट थे, एक दूसरे को लेके सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। बट साथ ही साथ उनका जो रिलेशनशिप था ना, वो ओपन रिलेशनशिप था। साथ रह के बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स रहे थे, लेकिन उसने सारे अफेयर्स सिमोन डे बोवार को बताए अपने, ठीक है। सिमोन डे बोवार कंपैरेटिवली साथ रह के फेथफुल रही, लेकिन यूनिकनेस यहाँ पे ये थी कि सार्त्रे ने कभी कुछ छुपाया नहीं। जो भी उसकी फीमेल पार्टनर्स रही, उसने उन सब चीज़ों के बारे में ओपनली सिमोन डे बोवार को बताया था, छुपाया कुछ नहीं, छुप के कुछ नहीं किया था उसने, ठीक है। तो वो कहता है इवैन कैटरीना को कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप पसंद है जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहें, ऑथेंटिक रहें, और साथ ही साथ हम बाउंड नहीं हैं, कोई पोजेस नहीं कर रहा है एक दूसरे को। पर जो कैटरीना होती है वो चीज़ से एग्री नहीं करती। कैटरीना कहती है कि मैं तो मैरिज में बिलीव करती हूँ और मैं मोनोगेमी में बिलीव करती हूँ, मेरा इस टाइप के मल्टीपल रिलेशनशिप्स वाले कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो अपना पॉइंट रखती है कैटरीना। वो कहती है ये तो सरासर गलत है, इससे कभी भी जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग है कपल के बीच में बनेगी नहीं। उस इमोशनल बॉन्डिंग के बनने के लिए आपको एक मोनोगेमस रिलेशनशिप में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कैटरीना उसके पॉइंट से सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब जो इवैन है वो इस पॉइंट को काउंटर आर्ग्यू करता है ह्यूमन हिस्ट्री के बदौलत। वो कहता है कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो मैरिज तो वो कहता है बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। पहले तो जो ह्यूमंस थे जब वो ऐसे ट्राइब्स में रहते थे तो वहाँ पे तो पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट था,
जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है मैरिज का, एक तरह की काइंड ऑफ मोनोगेमी जो है, जहाँ पे एक लड़का और लड़की शादी करते हैं और लाइफ लॉन्ग साथ रहते हैं, वो कहता है ये तो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। अब इस पे जो कैटरीना है वो काउंटर आर्ग्यू करती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम ठीक से अगर ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ते हो तो ऑब्वियसली वो कहती है कि पॉलीगेमी पार्ट रहा है ह्यूमन हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा, लेकिन मोनोगेमी भी एग्जिस्ट करती थी। तो खाली पॉलीगेमी एग्जिस्ट नहीं करती थी, मोनोगेमी भी एग्जिस्ट करती थी। और वो साथ साथ ये भी कहती है कि तब टाइम अलग था, तब सर्कमस्टेंसेस अलग थे, तब इंसान के आसपास का टाइम पीरियड अलग था, एनवायरनमेंट अलग था, उस टाइम पे वो चीज़ सूटेबल थी। बट आज हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, चीज़ें चेंज हो गई है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, तो आज ज़रूरी नहीं है कि हम पुराने कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते रहें। तो आज ज़रूरत है हमें चेंज करने की। तो वो कहती है कि क्योंकि इंसान के अंदर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, इंसान पॉलीगेमस भी है और इंसान मोनोगेमस भी है, लेकिन रिलेशनशिप में डेप्थ लाने के लिए, इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोनोगेमी ज़्यादा फेवरेबल है। तो मैं इस टाइम पे मोनोगेमी को फेवर करती हूँ। वो साफ साफ बोल देती है इवैन को। और वो एक काउंटर आर्ग्यू और भी देती है। वो कहती है कि इवैन, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है क्योंकि तुम मैन हो, बट एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से सोचो। वुमेन के केस में चीज़ें बहुत स्टेक पे होती हैं, ठीक है, बिकॉज हमें 9 महीने के लिए अपने बच्चे को पेट में रखना पड़ता है, ठीक है। और कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती। बच्चा होने के बाद भी जो मदर होती हैं, क्योंकि उनको नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है कि वो इमोशनली ज़्यादा अटैच हो जाती हैं बच्चे से। अब क्योंकि मदर का इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है, तो वो तो बच्चे का ध्यान रखेगी ही रखेगी, चाहे फादर फिगर प्रेजेंट हो चाहे ना प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वो कहती है कि मदर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, मदर के लिए चीज़ें स्टेक पे ज़्यादा हैं। तो इस पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करो। तो बताती है कि क्यों वो इस पॉइंट को बोल रही है कि वो मोनोगेमी को फेवर कर रही है। और साथ ही साथ वो ना इस पॉइंट को भी काउंटर आर्ग्यू करती है इवैन के। वो कहती है कि तुमने अभी जैसे एग्जांपल दिया सार्त्रे और सिमोन डे beauvoir का, बताती है कि जो सिमोन डे beauvoir थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रही है सार्त्रे के बिहेवियर से, बिकॉज सार्त्रे वॉज मोर इन्वॉल्व इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप्स। तो कहती कि उस टाइम पे जो सिमोन डे beauvoir थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज हुई है, उसको इमोशनल कहीं ना कहीं ट्रॉमाज रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो वो कहती है चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितना तुम सरफेस पे देखते हो। अब इवैन उसके पॉइंट सुनता है और फिर वो कहता है तो अच्छा, फिर व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कि हम ऐसे कर लें कि हम 2 या 3 साल टाइम पीरियड के लिए एक साथ रहेंगे और 3 साल बाद हम चेक करेंगे कि हमारा रिलेशनशिप ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, आपस में बॉन्डिंग बनती है तो हम रिलेशनशिप को फर्दर कैरी करेंगे, अदरवाइज़ हम अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिर वो एक पॉइंट उठाती है कैटरीना। वो कहती है एक बात बताओ, अगर 3 साल बाद तुम्हारा मन नहीं लगा मेरे से, तुम बोर हो गए, लेकिन मैं तुमसे इमोशनली अटैच्ड हूँ, तो फिर क्या होगा? तो ट्रॉमा तो मेरे लिए, तुम तो चले जाओगे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके कि मैं तो तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मैं तुमसे बोर हो गया, बट व्हाट अबाउट मी इफ़ आई एम इमोशनली अटैच्ड टू यू, तो मेरी तो चीज़ें स्टेक पे आ जाएंगी, फिर मैं कैसे उस ट्रॉमा को बियर करूँगी। ये पॉइंट भी रेस करती है कि अगर इस बीच में बच्चे हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तुम तो चले जाओगे। सो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बच्चे की देखभाल करनी हो, तो सारा मेरे ऊपर आ जाएगी, फिर हु विल टेक केयर ऑफ द किड्स। तो अब जो इवैन है वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सेटिस्फाइड नहीं है, इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइड हो रहा है उसकी बातों से, उसको लग रहा है कि हाँ उसकी बातों में सेंस है, बट इंटरनली कुछ चीज़ है जो उसे परेशान कर रही है मैरिज की तरफ कमिटमेंट देने से। और उसका रीज़न पता क्या था बहुत तक, क्योंकि जो इवैन के फादर थे वो बहुत हद तक वुमेनाइजर थे, और कहीं ना कहीं वो एक जो जेनेटिक टिल्ट है वो पास ऑन हुआ था इवैन के अंदर, और बहुत तक फादर की टीचिंग्स का भी असर था, क्योंकि फादर तो यही चीज़ें उसको भी सिखाते थे और वो देख देख के चीज़ों को बड़ा हुआ था। तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कि क्या वो मैरिज के लिए कमिट कर सकता है या वो नहीं कर सकता। उसके दिमाग में एक डाउट और एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इंटेलेक्चुअली तो सेटिस्फाइड हो रहा है उसके आंसर से, बट इंटरनली कुछ उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट उठना स्टार्ट हो जाता है वापस कि क्या मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ मैरिज के लिए, क्या मैं लाइफ लॉन्ग उसके साथ रह सकता हूँ या नहीं रह सकता, क्योंकि उसको अपने ऊपर डाउट है कहीं ऐसा ना हो आज वो हाँ कर दे और बाद में वो चेंज हो जाए। कैटरीना जो है वो उसको समझ रही है, उसके थॉट्स को उसको रीड कर पा रही है। उसको बोलती है इवन देखो मैरिज ना कमिटमेंट मांगती है और वो कमिटमेंट करनी ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की डिज़ायर्स का तो कोई एंड ही नहीं है। तुम आज मेरे से बोर हो गए, फिर तुम किसी और के पास जाओगे, कल तुम उससे ही बोर हो जाओगे। ऐसे करते करते तो तुम इमोशनली रूइंड हो जाओगे, स्पिरिचुअली एम्प्टी हो जाओगे। तो उसको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करती है, और वहाँ पे ना उसको एक बड़ा एग्जाम्पल देती है कि वो कहती है देखो डिज़ायर्स का एंड कभी नहीं होता। एग्जाम्पल कैसे देती है, वो एक ना कहानी सुनाती है। कहानी क्या थी, एक राजा था यतीति,
पूरी राजा यतीती की कहानी सुनाती है। वो कहती है राजा यतीती जो था वो करीबन 100 साल तक जीता है और उसके बहुत बच्चे होते हैं, ठीक है, करीबन समझ लो 100 लड़के होते हैं उसके। 100 साल का हो गया है तो अब उसके मरने का टाइम आ गया है। यमराज आता है उसके बाद उसको लेने के लिए, ठीक है। यमराज कहता है चलो टाइम आ गया तुम्हारा। अब जो यतीती है वो घबरा जाता है यमराज को देख के, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं अभी जाना नहीं चाहता। तो यमराज कहते हैं कि तुम्हारे पास सब था, तुम राजा थे, तुम्हारे पास सबसे खूबसूरत वेमेन थी, तुम्हारे पास सारे वर्ल्ड के प्लेयर्स थे, इतना बड़ा तुम्हारे पास महल था, तुम्हारे पास हीरे जेवरात थे, तुम्हारे पास सारे सुख थे, यू हैड ऑल द प्लेयर्स ऑन अर्थ अवेलेबल टू यू। तो 100 साल तुमने भोग तो लिया, अब तुम अभी तक भी तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो कहता है नहीं 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 मैं जाना नहीं चाहता, अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मैं इसको जीना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो यमराज कहते हैं उससे चलो एक काम करो, तुम्हारे 100 लड़के हैं, इसमें से किसी भी लड़के को अपनी जगह भेज दो मेरे साथ। अगर कोई भी लड़का इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए तो ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अब 100 लड़के हैं, सबसे वो पूछता है लाइन में खड़ा करके राजा यतीती कि तुम में से कोई जाएगा, तुम में से कोई जाएगा, सबसे पूछता है। तो 99 के 99 लड़के उसको मना कर देते हैं। लेकिन जो उसका सबसे छोटा लड़का होता है उसका इंटरेस्ट ना स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, इन चीज़ों में काफ़ी होता है। तो कहता है अपने फादर से, बहुत छोटा है वो, 17-18 साल का है, वो कहता है कि फादर मैं जाना चाहता हूँ यमराज के साथ। अब जो राजा यतीती है वो हैरान है, वो एक्सपेक्ट कर रहा था जो उसका सबसे बड़ा लड़का है जो अराउंड 80-82 ईयर्स का था वो जाएगा, क्योंकि उसने ज़िंदगी जी ली थी। सबसे बड़े लड़के ने 100 लड़के थे, सबसे बड़ा था 80 साल के आसपास का, सबसे छोटा था 17-18 साल का। तो उसको एक्सपेक्टेशन थी कि 80 साल वाला जाएगा, लेकिन 80 साल वाला भी मना कर देता है, सबसे छोटा जा रहा है 17-18 साल का। तो जो राजा यतीती है वो अपने लड़के से कहता है, छोटे वाले से, कि तुम क्यों जा रहे हो, तुमने तो भी ज़िंदगी जी नहीं है, तुम्हारे आगे तो पूरी लाइफ पड़ी है। तो लड़का बहुत अच्छा आंसर देता है, वो कहता है कि आपने जब 100 साल होके भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मैं कैसे सेटिस्फाइड हो जाऊँगा। वो कहता है डिज़ायर्स का एंड नहीं है पापा, कहता है इसलिए मैं जाता हूँ। राजा जब ये बात सुनता है तो हैरान होता है, लेकिन वो जो छोटा लड़का है ना वो चला जाता है, वो कुर्बानी दे देता है अपने फादर के लिए, वो यमराज के साथ चला जाता है। तो यमराज फिर उसकी जान बख्श देता है। यमराज कहता है मैं 100 साल बाद दोबारा आऊँगा, तो मैं 100 साल की ज़िंदगी दे रहा हूँ राजा यतीती को। अब राजा यतीती दोबारा 100 साल ज़िंदगी जिएगा, 100 साल बाद दोबारा यमराज आएगा, दोबारा फिर यही कहानी रिपीट होगी और दोबारा फिर सबसे छोटा लड़का कोई होगा वो चला जाएगा। ऐसे करते करते राजा यतीती 1000 साल जी लेता है और हर बार यमराज आता है, कोई ना कोई और दूसरा लड़का उसका चला जाता है। तो यहाँ पे कहानी होती है कि 1000 साल बाद भी राजा यतीती उसको यही कह रहा है यमराज को कि अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी मेरी डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, ठीक है। तो अब ये कहानी कैटरीना इवैन को सुना रही है कि तुम्हारी डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होंगी इवैन, तुम हमेशा ही करते रहोगे, आज ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो वो कहती इसलिए मैरिज ज़रूरी है, डिज़ायर्स का तो कोई एंड ही नहीं है। कि मैरिज आदमी को बांधती है, एक कमिटमेंट के लिए मजबूर करती है, क्योंकि तुम्हारा मन तो डामाडोल होता रहेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैरिज का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। और वो ये भी बताती है अपने आप को लेकर अभी इतना कॉन्फिडेंट मत फील करो कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसा हूँ। वो कहती है ह्यूमंस ना डायनेमिक है, चेंज होते हैं, टाइम के साथ चेंज होते हैं। अगर इंसान वाइज है और उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है वो बदलेगा। तो कहती है जो तुम आज सोच रहे हो कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, मैरिज का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, हम ऐसे हैं, हम मल्टीपल रिलेशनशिप में रहे हैं पहले भी और आगे भी रहेंगे। और वो बोलता है वैन कि आई थिंक मैरिज इज़ अ डाइंग इंस्टीट्यूशन। तो वो उसको बताती है कि जो आज जो तुम सोच रहे हो ज़रूरी नहीं तुम आगे भी सोचो, टाइम चेंज होगा, तुम्हारी एज बदलेगी, तुम्हारे अंदर विजडम आएगा, तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, तो तुम्हें अपने ही थॉट्स पे तुम्हें डाउट होगा। तो इस पॉइंट को बोलती है, ठीक है। तो अब इवैन क्या है, उसके पॉइंट को समझ रहा है, लेकिन अभी भी उसके अंदर एक घबराहट है, वो कमिट नहीं कर पा रहा उसको, नहीं वो कमिटमेंट मांग रही है कैटरीना, कमिटमेंट करो, मुझे चाहिए कमिटमेंट तुमसे शादी के लिए, शादी का मतलब कमिटमेंट ही है। लेकिन उसको अंदर से अभी भी एक डर है कि पता नहीं यार मैं बोर ना हो जाऊँ, पता नहीं यार मैं कमिट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। उसके अंदर वो ट्रेट था बोर होने का चीज़ों से। तो बोलता है उसको इवैन ना कैटरीना को एक आखिरी बात बोलता है कि कैटरीना क्या प्यार सफिशिएंट नहीं है, हम दोनों के बीच में प्यार है, तो क्या हमें बांधे रखने के लिए इज़ लव नॉट सफिशिएंट। तो कैटरीना कहती है नहीं, वो कहती है मैरिज ज़रूरी है, कमिटमेंट ज़रूरी है। वो कहती है लव ऑब्वियसली लव फाउंडेशन है किसी भी रिलेशनशिप का, विदाउट लव रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो ऐसा ही हो जाएगा जैसे शरीर है लेकिन आत्मा नहीं है। लेकिन कमिटमेंट भी ज़रूरी है, उस पॉइंट को रेस करती है। अब जो इवैन है वो
वेस्टर्न थॉट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो लास्ट चीज़ बोलता है उसको मैरिज को लेके कि इज़ नॉट मैरिज आ डाइंग इंस्टीट्यूशन। बहुत जगह वो कहता है कि लोग शादी नहीं कर रहे हैं, मैरिज डाइंग इंस्टीट्यूशन है, कुछ नया तरीका आना चाहिए इसको रिप्लेस करने का। और वो बोलता भी है कि बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं उनकी मैरिज डिस्फंक्शनल है। अब इवैन ये पॉइंट क्यों बोल रहा था? देखो, दो वजह हैं इवैन के अंदर जो घबराहट थी मैरिज को लेके। पहला रीज़न था कि उसके फादर की साइड से वो जो चीज़ आ रही थी उसके अंदर, जो उसके अंदर जो ट्रेड था, क्योंकि उसके फादर वुमनाइजर थे, साथ ही साथ वो उसको इस तरह की टीचिंग्स देते भी थे। ठीक है, तो एक तो वहाँ से उसके अंदर वो चीज़ें आ रही थी। सेकंड, उसने अपने फादर मदर का रिलेशनशिप बहुत ख़राब देखा है, बहुत डिसफंक्शनल रिलेशनशिप देखा। तो इससे क्या हो गया था, उस मैरिज को लेके वो बहुत उसके अंदर हैप्पी थॉट्स नहीं थे, कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था मैरिज को, क्योंकि उसने बचपन से ना लड़ते हुए देखा है अपने पेरेंट्स को। तो कैसे वो सपोर्ट कर पाता? वो जो उसने एक्सपीरियंस किया है उसके अंदर वो चीज़ें थी। इंटेलेक्चुअली वो बातें समझ रहा है, वो ठीक कह रही है कैटरीना, बट जो उसने एक्सपीरियंस किया है उसको कैसे वो कर सकता है, एकदम से वाइप आउट कर दे, इरेज कर दे। तो इसीलिए वो मैरिज को लेकर क्वेश्चन उठा रहा है। वो बोल रहा है उसको कि क्या मैरिज डाइंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, और क्या बहुत सारी जो मैरिजेज हैं जो डिसफंक्शनल होती हैं उसका क्या, जिसकी वजह से बहुत लोगों की लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि आपका पार्टनर कैसा है, वो कहता है मैक्सिमम हैप्पीनेस आपकी लाइफ की उस पर डिपेंड करेगी। वो उसको बोलता है, वो तो कहता है साइकोलॉजी की स्टडीज़ भी ये चीज़ प्रूव कर रही हैं, क्योंकि वो साइंस पढ़ता था बहुत, तो उससे काउंटर आर्ग्यू कर रहा है। तो उस पर वो एक पॉइंट बोलती है कि तुम एक बात बताओ, ह्यूमंस बिना कंपेनियन के रह नहीं सकते, सोशल क्रिएचर्स हैं और उन्हें चाहिए, नेचर ने उनको ऐसा बनाया है। कैटरीना बोल रही है अब ये, और वो कहती है मैं ये बात मानती हूँ कि हर एक इंस्टीट्यूशन की तरह मैरिज में भी फ्लॉज हैं, परफेक्ट नहीं है वो, लेकिन तुम मुझे इससे बेटर ऑल्टरनेटिव बता दो। करंट सिनेरियो में हमारे पास उससे बेटर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो कहती है अगर तुम्हें इससे बेटर कोई ऑल्टरनेटिव पता है तो मुझे बता दो। वो कहती है तुम कमियां निकाल रही हो उसमें, तो मुझे बताओ ना ऑल्टरनेटिव क्या है, इससे बेटर ऑल्टरनेटिव बता दो अगर प्रेजेंट में हमारे पास कुछ है तो। जैसे ही कॉन्वर्सेशन एंड होता है तो वहाँ पे एकदम ना पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है दोनों के बीच में। इवैन कैटरीना को देखता है, उसके पास आता है और उससे बोलता है कैटरीना लिसन। अब कैटरीना उसको देख रही है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, और इधर सनसेट हो रहा है, दोनों बीच पे हैं। और इवैन बोलता है कैटरीना को, कैटरीना लिसन। वो कहती है क्या? वो कहता है आई लव यू। और ये बोलने के साथ ही किसेस हर। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है। पार्ट 3 मैंने यहाँ पे एंड किया है। जल्दी आऊँगा आप लोगों के साथ पार्ट 4 में इस कहानी को लेके। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये कहानी कैसी लग रही है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।